नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 9 जनवरी और आज के द हिंदू में जितने भी इंपॉर्टेंट खबर होगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो कोट है, यदि दुनिया अलग है तो हमें भी उसी के अनुरूप सोचने, बोलने और संवाद करने के तरीके बदलने होंगे। और ये कथन है सुब्रमण्यम जय शंकर जी का। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, PSLV C62 EOS N1 मिशन श्रीहरिकोटा से कौन सा क्रमांक प्रक्षेपण होगा। आपके ऑप्शन थे A 102वां, B 103वां, C 104वां या D 105वां। और इस प्रश्न का सही उत्तर था विकल्प D 105वां। और अब बिना किसी देरी के हम देख लेते हैं अपनी पहली न्यूज को। पहली न्यूज है, सैटेलाइट टैगिंग ऑफ सी टर्टल एम्स टू एड कंजर्वेशन। ये जो टॉपिक है ये आपके GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो तमिलनाडु की चेन्नई तट पर पहली बार ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं पर सैटेलाइट टैगिंग की गई है और इसका उद्देश्य कछुओं को बचाना और उनके बारे में वैज्ञानिक जानकारी जुटाना है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सैटेलाइट टैगिंग होती क्या है। तो सैटेलाइट टैगिंग एक आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है। इसमें कछुए के शरीर पर एक छोटा सैटेलाइट टैग लगाया जाता है। ये टैग कछुए की स्थिति यानी लोकेशन की जानकारी उपग्रह सैटेलाइट के जरिए भेजता है। वैज्ञानिक इससे जान पाते हैं कि कछुआ कहाँ जा रहा है, कितनी दूर तक तैरता है, कहाँ रुकता है और ये जानकारी संरक्षण में बहुत हेल्पफुल मानी जाती है। अब आपको बता दें कि ये 2 साल का अध्ययन है, 2025 से 2027 तक ये चलेगा। चेन्नई तट और कावेरी डेल्टा जैसे संवेदनशील इलाकों में किया जाएगा और इसका उद्देश्य है कछुओं के प्रवासन मार्ग जानना, घोंसले बनाने के पैटर्न समझना, मछली पकड़ने की गतिविधियों से होने वाले खतरे पहचानना। अब इसमें 2 मादा ऑलिव रिडले कछुओं को टैग किया गया है। उनमें से एक का वजन लगभग 40 किलोग्राम था और ये पहली बार घोंसला बना रही थी और इसने 130 से अधिक अंडे दिए। अधिकारियों के अनुसार उसकी अनुमानित आयु जो है वो 25 से 30 वर्ष के बीच है। और इसी के साथ जो दूसरा कछुआ, उसके मुंह में एक बड़ा मछली पकड़ने का कांटा फंसा हुआ था। बेसंत मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी में अरिगनार अन्ना जूलॉजिकल पार्क वडलूर के पशु चिकित्सकों के द्वारा उसका ऑपरेशन किया गया। अब सैटेलाइट के अलावा कछुओं के फ्लिपर यानी पंख पर छोटा टैग लगाया जाता है और इससे ये पता चलता है कि वही कछुआ फिर से उसी तट पर आता है या नहीं, उसका दीर्घकालिक व्यवहार क्या है। अब ये जो पूरा अध्ययन है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और साथ ही साथ एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वडलूर के द्वारा किया जा रहा है और सरकार के द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। अब सैटेलाइट डेटा का फायदा क्या होगा। तो हर 1 घंटे में डेटा मिलेगा। कछुए की लगातार निगरानी संभव हो सकेगी जिससे कि भविष्य में सुरक्षित समुद्री क्षेत्र बनाए जा सकेंगे, मछली पकड़ने के नियम सुधारे जा सकेंगे, कछुओं की मृत्यु कम की जा सकेगी। अब संरक्षण के लिए इसका क्या महत्व है। तो समुद्री कछुए जो होते पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी होते हैं और ये पहले से ही संरक्षित प्रजाति है। अब ये जो पूरा अध्ययन है ये बेहतर संरक्षण नीति बनाने में मदद करेगा कछुओं के लिए, साथ ही साथ मानव गतिविधियों और वन्य जीवों के बीच संतुलन बनाने में भी काफी मददगार साबित होगा। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, जादवपुर यूनिवर्सिटी डेवलप्स ब्रेल गेम टू ब्रिंग डिसेबिलिटी इन लिटरेचर सेंटर स्टेज। और ये न्यूज क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो कोलकाता की जादवपुर विश्वविद्यालय ने एक ऐसा कार्ड गेम बनाया है जो विकलांग लेखकों को साहित्य के केंद्र में लाता है। अब तक साहित्य की पढ़ाई में अधिकतर सामान्य लेखकों पर ही ध्यान दिया गया, लेकिन ये जो गेम है वो हमें बताता है कि विकलांग लोग भी बड़े लेखक और विचारक होते हैं। और ये जो कार्ड गेम है इसका नाम है क्रिप्लेट कार्ड्स और ये गेम खास तौर पर दृष्टिबाधित यानी आंखों से न देख पाने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और सामान्य लोग भी इसे खेल सकते हैं। इस गेम में ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया ताकि आंखों से न देखने वाले खिलाड़ी भी इसे खेल सके। और इस गेम में कई कार्ड होते हैं, हर कार्ड पर किसी विकलांग लेखक की जानकारी होती है, लेखक का समय होता है, उनकी विकलांगता, उनका जीवन और पहचान होता है। साथ ही साथ खिलाड़ियों को सही जानकारी वाले कार्ड को मिलाना होता है और इससे उन्हें पॉइंट्स मिलते हैं, यानी खेलते खेलते साहित्य भी सीखा जाता है। अब इस गेम के कार्ड खास तरह से बनाए गए हैं। ब्रेल लिपि में नाम, उभरे हुए अक्षर, हाथ से छूकर पहचानने वाले निशान, अलग अलग बनावट। इससे दृष्टिबाधित और सामान्य दोनों छात्र साथ खेल सकते हैं। और इस गेम में कुछ पावर कार्ड भी हैं और इन कार्ड्स में समलैंगिक, ट्रांसजेंडर, विकलांग लोगों की तस्वीरें होती हैं। ये कार्ड खेल के नियम बदल सकते हैं। ये बताते हैं कि कमजोर समझे जाने वाले लोग भी ताकतवर हो सकते हैं। इस गेम को बनाने वाला शिक्षक ईशान चक्रवर्ती का ये कहना है कि इस गेम के साथ एक छोटी किताब भी दी जाती है जिसमें कि हर लेखक की छोटी जीवन कहानी होती है, आसान भाषा में जानकारी होती है ताकि छात्र इसे समझ सके।
इससे यह गेम पूरा पढ़ाई का साधन बन जाता है। कैलिफोर्निया के डैनवेल स्थित ग्लोबल जादवपुर यूनिवर्सिटी एलुमनी फाउंडेशन के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपनी अगली न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो न्यूज़ है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। ये टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, साथ ही आपके जीएस पेपर 3 से भी संबंधित होता है। और न्यूज़ के हिस्से हम समझ लेते हैं। तो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना बनाई जा रही है। यह योजना सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों की जान बचाने के लिए लाई जा रही है। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल में बिना पैसे इलाज मिलेगा। और इस योजना को कहा जा रहा है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्घटना के बाद तुरंत इलाज दिलाना, पैसों की वजह से इलाज में देरी न हो, सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना इसका उद्देश्य है। अब मुख्य विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो दुर्घटना पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। देश में कहीं भी दुर्घटना हो, ये योजना पूरी लागू होती है और सिर्फ हाईवे तक ही सीमित नहीं है। अब इसमें एक वर्ड आता है गोल्डन आर। इसमें गोल्डन आर पर भी जोर दिया गया है। दुर्घटना के बाद पहले 60 मिनट जो होते हैं वो किसी की भी जान बचाने की संभावना उसमें बहुत बढ़ जाती है। और एम्स के अध्ययन के अनुसार समय पर इलाज मिलता है अगर, तो इससे 30% मौतें जो हैं वो कम हो सकती हैं। अगर वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है तो खर्च बीमा कंपनी देगी। अगर वाहन का बीमा नहीं है तो खर्च जो है वो सरकार सड़क सुरक्षा कोष से देगी, यानी पीड़ित को इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसी के बीच में एक राहवीर योजना भी आती है। तो राहवीर योजना मदद करने वालों को इनाम दिया जाएगा, जिसके तहत कि जो व्यक्ति किसी सड़क दुर्घटना में पीड़ित को समय पर अस्पताल पहुंचाता है उसे राहवीर कहा गया है। और राहवीर जो है उसको 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये पुरस्कार सिर्फ एक ही व्यक्ति को मिलेगा, समूह को नहीं मिलेगा। इसके अलावा असम, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और पुडुचेरी में कैशलेस उपचार का एक पायलट प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चलाया जा चुका है। सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 में कई संशोधन लाने की भी योजना बनाई है, जिसमें कि 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान राज्यों के द्वारा की गई सिफारिशें भी शामिल होंगी। और अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज़ को। न्यूज़ है इकोलॉजिस्ट एडवोकेसी शिफ्ट पॉलिटिकल एंड इकोलॉजिकल नरेटिव्स इन केरला। ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है, साथ ही आपके फेमस पर्सनालिटीज में भी आता है। तो न्यूज़ क्या है इसे समझ लेते हैं। तो भारत के प्रमुख पारिस्थितिकीविद और पर्यावरण कार्यकर्ता डॉक्टर माधव गाडगिल के बारे में ये पूरा डिस्कशन है। और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने न केवल विज्ञान में योगदान दिया बल्कि नीति निर्माण और जन केंद्रित संरक्षण के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने भारत में ही जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा पूरी की और उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने गणितीय पारिस्थितिकी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। तो जब ये भारत लौटे थे तो उसके बाद इन्होंने आईआईएससी बेंगलुरु में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना की। इनके शोध क्षेत्र में पारिस्थितिकी, संरक्षण, जीव विज्ञान, मानव प्रकृति संबंध और पारिस्थितिकी इतिहास शामिल है। गाडगिल का ये मानना था कि पर्यावरण संरक्षण केवल वैज्ञानिक अध्ययन तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी है। गाडगिल ने वन अधिकार अधिनियम का मसौदा तैयार करने और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल 2010 की अध्यक्षता की, जिसे व्यापक रूप से गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने पश्चिमी घाट की नाजुक पारिस्थितिकी का आकलन किया और क्षेत्र के लिए सतत विकास और संरक्षण उपायों की सिफारिश दी। उनके सुझावों ने नीति निर्माताओं और स्थानीय प्रशासन को मार्गदर्शन दिया। और इसी के साथ इनका ये भी मानना था कि पर्यावरण संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी और सामाजिक समानता अनिवार्य है। उन्होंने स्थानीय संसाधन प्रबंधन और जमीनी स्तर पर संरक्षण कार्यों को सशक्त बनाने में मदद की। उनके दृष्टिकोण ने न केवल सार्वजनिक बहसों को प्रभावित किया बल्कि सरकार की संरक्षण नीतियों में भी गहरा असर डाला। हालांकि इनके योगदान को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कि पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले। और 2024 में यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया। इनका काम भारत और दुनिया में पर्यावरण और पारिस्थितिकी विज्ञान के क्षेत्र में मानक स्थापित करना है। अब इसी के साथ डॉक्टर माधव गाडगिल का निधन जो है वो 7 जनवरी 2026 को पुणे में 83 वर्ष की आयु में हुआ। उनके जाने के बाद भी उनकी वैज्ञानिक सोच, नीति निर्माण और समुदाय केंद्रित आरक्षण की विरासत आज भी भारतीय और वैश्विक पर्यावरण जगत में जीवित है। संक्षेप में कहें तो माधव गाडगिल ने न केवल पारिस्थितिकी और संरक्षण जीव विज्ञान में योगदान दिया बल्कि भारत में समावेशी और सतत पर्यावरण नीति के लिए भी दिशा निर्धारित की। इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे अपनी अंतिम न्यूज़ को। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री साइंस MOUs विद 15 स्टेट अंडर टेक्सटाइम स्कीम। तो ये जो पूरा आपका टॉपिक है ये आपका स्कीम से रिलेटेड है, साथ ही आपका जीएस पेपर 3
इकोनॉमी से भी संबंधित हो जाता है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो वस्त्र मंत्रालय की टेक्स रैम्स योजना के बारे में आज हम समझेंगे, जो भारत में वस्त्र उद्योग की निगरानी, मूल्यांकन और अनुसंधान को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। अब टेक्स रैम्स का पूरा नाम समझ लेते हैं। तो टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असेसमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड स्टार्ट इसका पूरा नाम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वस्त्र संबंधी आंकड़ों और अनुसंधान की कवरेज, गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीयता बढ़ाना, हथकरघा, हस्तशिल्प, परिधान और तकनीकी वस्त्र जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एकीकृत योजना को प्रोत्साहित करना, क्लस्टर और जिला स्तर पर सीधे हस्तक्षेप करके उद्योग के विकास को मजबूत करना। और इसी के साथ वस्त्र मंत्रालय ने इस योजना के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOUs पर हस्ताक्षर किए। यह हस्ताक्षर गुवाहाटी में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन के पहले दिन किए गए, जिसका विषय था भारत का वस्त्र उद्योग विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना। इस पहल के जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को योजना को लागू करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सालाना 12 लाख रुपए का योगदान देगा। इसके अलावा यदि कोई जिला अपनी विशिष्ट कार्य योजना विकसित करता है और उसे लागू करता है तो उसे प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान भी मिलेगा। इस तरह योजना में राज्यों और जिलों दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपेक्षित लाभ वस्त्र उद्योग के सांख्यिकी डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अनुसंधान और निगरानी के माध्यम से उद्योग की योजना और नीति निर्माण अधिक प्रभावी होंगी। हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक क्षेत्रों को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन मिलेगा। तकनीकी वस्त्र और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश के वस्त्र उद्योग की वैश्विक प्रतिस्पर्धा मजबूत होगी। और संक्षेप में कहें तो टेक्स रैम्स योजना न केवल वस्त्र उद्योग के आंकड़ों और अनुसंधान को मजबूत करती है, बल्कि राज्य और जिला स्तर पर स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाकर रोजगार, नवाचार और उत्पादन को बढ़ावा देती है। ये भारत के वस्त्र क्षेत्र के सतत विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से एक रणनीतिक कदम है। तो ये था आज का हमारा पूरा डिस्कशन का पॉइंट। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है, गाडगिल ने किस संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की स्थापना की? आपके ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बी भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बैंगलोर, सी भारतीय कृषि विश्वविद्यालय या डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।